नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम सभी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लेकर और डेली क्वेश्चन फॉर्म में हम रिवीजन सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे। उसका आज पहला दिन है जो हम पॉलिटी के सेक्शन से शुरू कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भाग के एम लक्ष्मीकांत पुस्तक के चैप्टर नंबर 1 से 6 तक के शामिल किए गए हैं इसके अंदर। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड नॉर्थ जो कि तत्कालीन ब्रिटिश PM थे, इनके द्वारा जो समिति गठित की गई थी यानी कि गुप्त समिति, इसकी सिफारिश पर कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो इसका आंसर हमें याद करना है जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें और विशेष कोई फैक्ट आपको याद करने की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं दिख रही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो हम देखेंगे इसके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इसके जो विकल्प ए है उसका आंसर ओनली 1, विकल्प बी इसका आंसर ओनली 2, विकल्प सी बोथ 1 एंड 2 और विकल्प डी नाइदर 1 नॉर 2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा विकल्प सी है, यानी कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। वो किस एक्ट में ऐसा प्रावधान था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में था। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यह प्रावधान भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, जो कि 1883 के एक्ट के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें सही कथन का चयन करना है। इनको जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें हाईलाइट करना होता है कि सही कथन पूछा गया है या ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहला इसका विकल्प दिया गया है कि इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। सेकंड, नंबर 3, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इस तरीके से यदि हम चेक करें कि 1833 के चार्टर एक्ट में कौन सा प्रावधान किया गया था और कौन सा नहीं किया गया था, तो हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये एकदम सही बात है। और इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके अलावा जो सेकंड नंबर का है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, जैसा कि मैंने अभी बताया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस संदर्भ में देखें तो ऑप्शन सेकंड नंबर वाला जो विकल्प है ये गलत हो जाता है। जब ये सेकंड गलत है तो ऑप्शन ए बाहर हो गया, ऑप्शन बी बाहर हो गया और ऑप्शन डी तो बाहर, ऑप्शन ए और बी बाहर हो गया। अब हम देखेंगे विकल्प नंबर 3, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, जो कि 1833 के एक्ट में बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी हमारा सही होता है इसका। ये सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, ये तो 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया। आगे हम अगर इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहें तो इसमें यह है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रायोजन यानी कि शुरुआत हुई वो 1853 के एक्ट से हुई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें पूछा गया है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व कब प्रारंभ हुआ, या भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से लाया गया। तो हम देखते हैं कि यह प्रावधान चार्टर अधिनियम 1853 में शामिल किया गया था। इस चार्टर अधिनियम 1853 में ही 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, जो कि हमारा आज का नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी 1932 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन शुरुआत हो रही थी, सांप्रदायिक अकॉर्ड आया था 1932 में, लेकिन उससे पूर्व 1909 के एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई थी।
उस समय हमारे यहाँ मार्ले और मिंटो सुधार के रूप में जाना गया। तो हमें बताना है इसमें से कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि हमारा जो आंसर है वो है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे यहाँ के। सांप्रदायिक निर्वाचन जिस समय लागू किया गया था उस समय लॉर्ड मिंटो यहाँ के वायसराय हुआ करते थे। और जो लॉर्ड मार्ले थे ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। लॉर्ड मेयो यहाँ पे एक गवर्नर जनरल हुए और लॉर्ड कर्जन तो 1905 में बंगाल विभाजन के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो हम देखेंगे कि पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। देश में सबसे पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो इसको आप देखेंगे कि यह प्रावधान सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे साइमन कमीशन की सिफारिशों पर विचार हेतु संपन्न 3 गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी जिसने की थी उनको चयन करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये बात पता चली कि साइमन कमीशन की सिफारिशों पर चर्चा के लिए ही इंग्लैंड के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। अब हमें बताना है कि इसमें भागीदार कौन कौन थे। तो इसमें नंबर 1 विकल्प है ब्रिटिश सरकार, नंबर 2 विकल्प है ब्रिटिश भारत और नंबर 3 विकल्प है भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि। इसमें जो आपके आंसर हैं उसमें ए आंसर है ओनली 1 एंड 2, बी है ओनली 2 एंड 3 और सी है ओनली 1 एंड 3 और डी में ऑल 1, 2 एंड 3। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि साइमन कमीशन की जो सिफारिश पर 3 गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड के अंदर हुए उसमें ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि तीनों ही शामिल थे। इस तरीके से इस विकल्प का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा आज का क्वेश्चन नंबर है 8 जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से के संदर्भ में है। इसमें हमें ध्यान देना होगा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम का जो क्वेश्चन है उसमें हमें गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें बताया गया है कि इसके तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। सेकंड में बताया गया है कि इसमें केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। थर्ड में बताया गया है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया। अब हमें देखना होगा कि इसमें से कौन से विकल्प सही हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इसमें हमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो यदि हम थर्ड विकल्प को देखें कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ, ये 1935 के एक्ट में दिया गया था। तो नंबर थर्ड इससे बाहर हो गया, यानी कि डी ऑप्शन नहीं है। अब हम इसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर। सेकंड पर इसमें केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। तो वैसे भी आपको ज्ञात होगा कि केवल जो एक्सट्रीम वर्ड यूज होते हैं वो वाला विकल्प सही होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सही नहीं होते, कई बार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ का चांसेस कम रहते हैं। तो यहाँ पर जो सही फैक्ट है वो ये है कि इसमें संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के जॉइंट लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान शामिल किया गया था। तो इस संदर्भ में यदि हम देखें तो विकल्प 2 गलत है। तो अब हमारा आंसर बी हो सकता है या ए। अब हम ए की तरफ जाएं तो इसके तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, यह फैक्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यदि हम देखें भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में गलत कथन हुआ ओनली 2, यानी कि इसमें केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि अंतरिम सरकार यानी 1946 में जो सरकार गठित की गई थी उसके संबंध में भी हमें गलत विकल्प का चयन करना है। अब गलत विकल्प का चयन कैसे कि नेता दिए गए हैं यानी सदस्य दिए गए हैं और उनके विभाग दिए गए। तो जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में दिया गया है परिषद के अध्यक्ष, जगजीवन राम के संदर्भ में दिया गया है श्रम मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में दिया गया है खाद्य एवं कृषि मंत्री और लियाकत अली खां के बारे में दिया गया है वित्त मंत्री। तो आप सभी को जानकारी होगी इस तरीके से कि जवाहरलाल नेहरू जी को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए विकल्प ए इसका गलत आंसर है, यानी विकल्प ए गलत मैच किया गया है। यहाँ पर होना चाहिए था जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, क्योंकि तत्कालीन जो वायसराय थे उनको परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था।
अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9, 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे, जो कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को राजशाही की संस्तुति मिली। यानी भारतीय स्वतंत्रता का जो 1947 का एक्ट था, उसे राजशाही में संस्तुति कब मिली थी? तो इसके आंसर विकल्प दिए गए हैं। 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 और 12 अगस्त 1947। इसमें यदि आप देखेंगे तो 18 जुलाई 1947 को राजशाही की संस्तुति मिली थी। 4 जुलाई 1947 की जो डेट दी गई है, इसमें भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को संसद में पेश किया गया था। 18 जुलाई को राजशाही से संस्तुति मिली थी। 15 अगस्त को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में आपसे कि किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो पहला विकल्प है कैबिनेट मिशन, दूसरा है साइमन कमीशन, तीसरा है अगस्त प्रस्ताव, चौथा है क्रिप्स मिशन। तो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है, संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यहाँ पे आपको सही कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। यानी कि इसमें इस विकल्प में बोला गया है कि संविधान सभा के अंतर्गत जो सदस्यों को चयन हुआ था, वो कुछ सदस्य चुनाव से आए हुए और कुछ सदस्यों का नामांकन किया गया था। चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, यानी वयस्क मताधिकार का प्रयोग न होकर सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। यह विकल्प भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, यह बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो संविधान सभा के अंतर्गत चुने हुए सदस्य थे, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, और ये बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो इसमें सही कथन बताना था, तो विकल्प सी इसका सही आंसर होना चाहिए, यानी विकल्प 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, वन लाइनर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक की डेट आपको बतानी है। यह अधिकांश कैंडिडेट को पता होगी, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और इसका जो आंसर है वो 9 दिसंबर 1946 है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो आज का है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? इसमें अब आप देखेंगे तो पहले तो क्वेश्चन में आपको एक आंसर मिल रहा है, वो ये कि उद्देश्य, मान लो पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो आप आंसर देंगे 13 दिसंबर 1946 को। अब इसने पूछा कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकृति दी गई? तो इसका जो विकल्प दिए गए हैं वो है 22 जनवरी 1946, 21 जनवरी 1946, 20 जनवरी 1946 और 19 जनवरी 1946। तो इसका सही विकल्प है 22 जनवरी 1946। अब जैसा कि हम देखते हैं अभी एग्जाम पैटर्न में बहुत सारे बदलाव आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो बने हैं वो हैं गलत युग्म का चयन करें। कार्य दिए गए हैं और तिथि दी गई है, तो इनमें हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की जो डेट दी गई वो 12 जुलाई 1947 दी गई है। राष्ट्रीय गान को अपनाने की जो तिथि दी गई है वो 24 जनवरी 1950 दी गई है। राष्ट्रीय गीत अपनाने के लिए 24 जनवरी 1950, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चयन 26 जनवरी 1950 को दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन का हमें गलत विकल्प ढूंढना था, तो इस क्वेश्चन में डी विकल्प जो है वो गलत दिया गया है। इसका रीजन ये है कि इस जगह आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इन तीनों का जो चयन है उनकी तिथि 24 जनवरी 1950 है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे अपनाने की तिथि 22 जुलाई 1947 है। इस प्रकार से आप अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका
15 16 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो पूछा गया आपसे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई। तो विकल्प नंबर ए है 24 जनवरी 1950, विकल्प नंबर बी है 25 जनवरी 1950, विकल्प सी है 26 जनवरी 1950 और विकल्प डी है 27 जनवरी 1950। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में अक्सर आते हैं, फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है डेट से संबंधित। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद 1950 से 52 तक जो संविधान सभा थी जो विधायिका के रूप में भी कार्य करती रही। एक फैक्ट यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहेंगे कि जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे, और जब संविधान सभा विधायिका के रूप में बैठक करती थी तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर जी किया करते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है संविधान सभा की समितियों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। यानी आपको बताना है कि एक तरफ समिति दी गई है, दूसरी तरफ समिति के अध्यक्ष दिए गए हैं। आपको देखना है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष का सही मिलान नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रांतीय संविधान समिति के लिए जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया नियम समिति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संघीय संविधान समिति के लिए जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में गठित हुई थी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित हुई थी, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित हुई थी, जबकि प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में न होकर बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प ए, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका विकल्प ए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रांतीय संविधान समिति जो है इसका गठन बाल गंगाधर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी, न कि जवाहरलाल नेहरू की। इस तरीके से इसका आंसर होगा विकल्प ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि इस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की जा रही थी। इस समिति में कुल सदस्य संख्या 1+6 थी, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी अध्यक्ष और उसके अलावा 6 मेंबर और थे। इसमें पूछा गया है कि कौन शामिल नहीं था। तो विकल्प ए में है एन गोपाल स्वामी आयंगर, विकल्प बी में है सैयद मोहम्मद सादुल्ला और विकल्प सी में है डॉक्टर के एम मुंशी। तो विकल्प डी में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस समिति में यानी प्रारूप समिति के अंतर्गत एन गोपाल स्वामी आयंगर जी शामिल थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके अंदर शामिल थे और डॉक्टर के एम मुंशी इसमें शामिल नहीं थे। इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे जब हम जाएंगे तो इसमें एक कथन दिया गया है। इस कथन के बारे में पूछा गया है कि ये कथन किसका है।
तो संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। उपयुक्त कथन किस विशेषज्ञ से संबंधित है? विकल्प ए दिया गया है ग्रेनविल ऑस्टिन, विकल्प बी दिया गया है केसी वेयर, विकल्प सी दिया गया है विंस्टन चर्चिल और विकल्प डी दिया गया है माउंटबेटन। तो इस प्रकार से यदि हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 19 में इसका जो आंसर है वो है ग्रेनविल ऑस्टिन। इनके द्वारा ये विकल्प कथन दिया गया है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें संविधान सभा के संदर्भ में विंस्टन चर्चिल का एक कथन उल्लेखनीय है, जिसमें विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था कि जो संविधान सभा है वो भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरीके का कथन दिया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, यानी अपना हमारा क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था? पहला विकल्प दिया गया है एल एन मुखर्जी, विकल्प नंबर 2 दिया गया है HBR अयंगर और विकल्प सी दिया गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और विकल्प डी दिया गया है बसंत कृष्ण बैद। इस संदर्भ में जब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 में मुख्य प्रारूपकार पूछा गया है, जो कि इसका सही विकल्प है एल एन मुखर्जी। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो HBR अयंगर ये संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे इनको प्रमुख सुलेलक के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि बसंत कृष्ण बैद को हिंदी संस्करण का सुलेलक नियुक्त किया गया था। इस प्रकार से इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं, ये चारों विकल्प संविधान सभा में किसी न किसी पोस्ट पर बैठे हुए थे। एल एन मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था, HBR अयंगर को प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया था और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को प्रमुख सुलेलक नियुक्त किया गया था, जबकि बसंत कृष्ण बैद को हिंदी संस्करण का सुलेलक नियुक्त किया गया था। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य शामिल नहीं थे। पहला है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, नंबर 2 है AB अलेक्जेंडर, नंबर 3 है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि कौन से सदस्य शामिल नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये तीनों ही सदस्य इसमें शामिल रहे थे। तो इस प्रकार से इसका विकल्प डी होना चाहिए, नहीं आंसर नहीं होगा इसमें। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन शामिल हैं? अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपसे एक कथन दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व की विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। कथन दिया गया है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? विकल्प ए है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी है डॉक्टर अंबेडकर और विकल्प सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और विकल्प डी है जवाहरलाल नेहरू। तो हम इस आंसर को इसकी तरफ चाहेंगे, तो ये विकल्प डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्थाओं में शामिल नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान पहला विकल्प, नंबर 2 विकल्प है शक्तियों का केंद्रीकरण और नंबर 3 विकल्प है संविधान का लचीलापन। इस प्रकार आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा गया है कि संघीय व्यवस्थाओं में शामिल नहीं है, तो लिखित संविधान संघीय व्यवस्था में शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन 1 जिस विकल्प में हो वो आपका बाहर हो जाएगा। तो ओनली विकल्प नंबर ए में भी 1 है, विकल्प नंबर सी में भी 1 है और विकल्प डी में भी 1 है। तो आपके पास बच जाता है विकल्प नंबर बी, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है और संविधान का लचीलापन यह भी संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ये दोनों विशेषताएं एकात्मक व्यवस्था की विशेषता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो आज का क्वेश्चन नंबर है 24, जो आपसे पूछ रहा है कि मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह आपका
किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो पहला विकल्प दिया गया है 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 25वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। तो इसका सही विकल्प है 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में किया गया था। आगे जो विकल्प बी दिया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान है। केशवानंद भारतीय मामले से जुड़ा हुआ है और इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का महत्व इस रूप में देखा जा सकता है कि इसके द्वारा जो आपातकाल से संबंधित कई प्रावधानों को इसके माध्यम से निरसित किया गया, यानी कई प्रावधानों को इसके माध्यम से हटाया गया है। और संपत्ति के अधिकार का निरसन भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर है सॉरी भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो इसके विकल्प नंबर ए है के हनुमंथैया, सर आइवर जेनिंग्स और केसी वेयर और माउंटबेटन। तो वकीलों का स्वर्ग कहने वाले जो विशेषज्ञ थे वो सर आइवर जेनिंग्स थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है गलत युग्म का चयन करना है। इसमें एक तरफ स्रोत दिया गया है, यानी कि कोई जो संविधान में जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं किस देश के संविधान से ली गई हैं, उनका हमें गलत मिलान ढूंढना है। कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णयन अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसमें यदि हम देखें तो इसका जो गलत युग्म है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में शामिल की गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन यह अमेरिका के संविधान से न लेकर कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में शामिल उपबंध क्या हैं। तो हमें ये बताना है कि जो अब तक एक ही बार प्रस्तावना के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया गया है उस संशोधन में कौन से शब्द शामिल किए गए हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। विकल्प नंबर ए है ओनली 1 और 2, विकल्प नंबर बी है ओनली 2 and 3, विकल्प नंबर सी है 1 and 3 और विकल्प नंबर डी है ऑल 1, 2 and 3। तो इसमें हम देखेंगे तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द मूल प्रस्तावना में तो शामिल नहीं थे, लेकिन इसके प्रावधान संविधान के अंतर्गत कई रूपों में देखे जा सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे तीनों शब्दों का सम्मेलन किया गया है। इस प्रकार से इसका विकल्प डी सही आंसर है। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन किस रूप में किया गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको ध्यान देके पढ़ने की ज़रूरत है कि अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन किस रूप में किया गया है, ये पूछा गया है। तो राज्यों के समूह के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, भारत संघ के रूप में, संघीय राज्य भारत के रूप में। तो आप देखेंगे कि विकल्प नंबर 28 का जो आंसर है वो आंसर है बी, यानी कि भारत को राज्यों के संघ के रूप में उल्लिखित किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का संघ शब्द में शामिल है, यानी भारत का संघ जो है इस शब्द में कौन कौन सी विशेषताएं शामिल की जाती हैं या किन उपबंधों को भारत संघ में शामिल किया जाता है। तो इसमें विकल्प 1 है राज्यों के क्षेत्र, विकल्प बी संघ क्षेत्र, विकल्प 3 ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत का संघ पूछा है, भारत का संघ क्षेत्र में शामिल।
तो विकल्प ए ओनली 1, विकल्प बी ओनली 2, विकल्प सी ओनली 3 और विकल्प डी ऑल ऑफ द एबव। तो आप देखेंगे कि 29 का आंसर है ओनली ए, यानी भारत का संघ शब्द में केवल और केवल राज्यों के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। जबकि यदि ये बात लिखी हो कि भारत के क्षेत्र शब्द में कौन कौन से शामिल हैं, तो ये तीनों राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, ये तीनों पॉइंट भारत के क्षेत्र में शामिल हैं और भारत के संघ में केवल राज्यों का क्षेत्र शामिल है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है जो असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैंने जैसा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको समझाया था कि कथन से कारण की तरफ जाएंगे तो हम आंसर को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। पहले बोला है, कथन में बोल रहा है कि भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, यानी इस लाइन का मतलब है कि भारत के राज्यों का विखंडन किया जा सकता है लेकिन संघ का विखंडन नहीं किया जा सकता है। कारण बोल रहा है कि संविधान द्वारा राज्यों को क्षेत्रीय संप्रभुता नहीं दी गई है। तो हम कथन से कारण की तरफ जाएंगे कि भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है क्योंकि संविधान द्वारा राज्यों को क्षेत्रीय संप्रभुता नहीं दी गई है, यानी कि संविधान में राज्यों को अपनी संप्रभुता रखने की छूट नहीं दी गई है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2(3) के अंतर्गत संसद को भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नए राज्यों को प्रवेश दिलाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर की तरफ जाना है। विकल्प ए में बताया गया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प बी में ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। विकल्प सी ए सही आर गलत, तो गलत तो नहीं है, दोनों सही बात लिखी है। डी ए और आर दोनों गलत हैं, तो सी और डी तो बाहर हो गए। अब हमें देखना है कि असर्शन और रीजनिंग के अंदर सिस्टमेटिक ढंग से इनमें कनेक्टिविटी आ रही है या नहीं। तो भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है क्योंकि संविधान द्वारा राज्यों को क्षेत्रीय संप्रभुता नहीं दी गई है। इस प्रकार से विकल्प बी इसका आंसर होना चाहिए, जो कि हमको बता रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो हमें पूछ रहा है कि राज्य पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग की स्थापना कब की गई थी। राज्य पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया था। पहला क्वेश्चन तो आपको ये मिल रहा है यहाँ पर कि फजल अली आयोग का संबंध किससे है, तो वो राज्य पुनर्गठन आयोग से, राज्य पुनर्गठन से है। कब की गई थी समिति की स्थापना, तो आप देखेंगे विकल्प दिया गया है दिसंबर 1953, दिसंबर 1948, जून 1948, जुलाई 1953। तो अब हमें विकल्प में दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता की गई थी। इससे पूर्व भी जो ये डेट दी गई हैं इनमें दिसंबर 1948 के अंतर्गत जेबीपी समिति की स्थापना की गई थी कांग्रेस, तत्कालीन कांग्रेस के द्वारा। जून 1948 के अंतर्गत जो समिति का गठन किया गया था वो एस के धर समिति थी, जिसका गठन राज्य पुनर्गठन हेतु ही किया गया था। और जो जेबीपी समिति है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया था ये दिसंबर 1948 में की गई थी। जो एस के धर आयोग था 1948 वाला, जून 1948 वाला, जेबीपी समिति 1948 वाली थी, दिसंबर 1948 वाली। इन दोनों समितियों ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की संस्तुति नहीं की थी, जबकि दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी इसने भाषा के आधार पर राज्य के गठन की संस्तुति की थी, लेकिन एक राज्य एक भाषा के आधार पर राज्य के गठन की संस्तुति फजल अली आयोग के द्वारा नहीं की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 को नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और उनके गठन का वर्ष दिया गया है। गुजरात राज्य का गठन 1960 में हुआ, नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, हरियाणा राज्य का गठन 1966 में हुआ और मणिपुर राज्य का गठन 1970 में हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता देते हैं कि गुजरात राज्य का गठन
1960 में ही 15वें राज्य के रूप में हुआ। 14 राज्य तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता के बाद गठित हो चुके थे। 15वें राज्य के रूप में 1960 में महाराष्ट्र के विघटन से गुजरात को 15वें राज्य के रूप में गठित किया गया। नागालैंड को 1963 में 16वें राज्य के रूप में गठित किया गया। हरियाणा को 17वें राज्य के रूप में पंजाब से अलग करके गठित किया गया। जबकि मणिपुर का गठन वर्ष 1970 में न होकर वर्ष 1972 में किया गया। इस प्रकार से गलत विकल्प के रूप में मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकता का उपबंध किया गया है? हमें पूरे 22 भाग के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वो इस प्रकार से याद होनी चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जाए हम उसका आंसर करने की स्थिति में हों। तो हम इसमें देखेंगे कि नागरिकता का उपबंध किस भाग में किया गया है। भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग 4, भाग 5। तो इसका सही विकल्प है वो है भाग 2, यानी अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक भारतीय संविधान में भाग 2 में नागरिकता के संबंध में उपबंध किए गए हैं। जबकि भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। जबकि भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में उपबंध किए गए हैं और भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जब तरफ आगे बढ़ेंगे और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? नागरिकता से संबंधित प्रावधान अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, इस वजह से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। विकल्प ए है 1955, विकल्प बी है 1956 और विकल्प सी है 1957, विकल्प डी है 1958। तो इसका जो सही विकल्प है वो 1955 है। इसका सही विकल्प 1955। हम आगे बढ़ेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? इसमें हम देखेंगे तो विकल्प नंबर ए में दिया गया है बिहार, उड़ीसा, असम। विकल्प नंबर बी में दिया गया है बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश। विकल्प नंबर सी में दिया गया है उड़ीसा, असम, मिजोरम और विकल्प नंबर डी में दिया गया है असम, मेघालय, मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार, उड़ीसा और असम। इस प्रकार से आज जो शुरू के 6 चैप्टर लक्ष्मीकांत की बुक के हैं उनका क्वेश्चन फॉर्मेट में हमने रिवीजन किया। आगे हम जब सेकंड लेक्चर के अंदर मिलेंगे तो हम लक्ष्मीकांत की बुक के चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 के क्वेश्चन फॉर्म में रिवीजन करेंगे। आप लोगों को हमारा लेक्चर कैसा लगा? यदि ये आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।